अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो कॉन्सेप्ट है रियल एनालिसिस में वो है सब सीक्वेंस। ठीक है। अच्छा देखिए, सब सीक्वेंस सबसेट की तरह नहीं है कि ऐसे ही कोई आपने सेट के अंदर से सबसेट ले लिया। इसके लिए हम एक ख़ास डेफिनेशन देते हैं। तो लेट्स हैव अ डेफिनेशन। वो क्या है कि हम कहेंगे जी सीक्वेंस बी के is said to be a subsequence of a sequence an, ठीक है जी, if there are natural numbers n1 less than n2 less than n3 less than so on less than nk less than so on। इस तरह से आपने नंबर्स चूज करने हैं तो उनके कॉरस्पॉन्ड सच डैट बी के इज इक्वल टू ए एन के। ये अंदाज है एन के सबस्क्रिप्ट में बी के, यानी कि जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, जो इसकी बी केथ टर्म जो सब सीक्वेंस की होगी वो इसकी एन केथ टर्म होगी। ठीक है, एन के टर्म होगी, यानी कि दैट इज, आप देखें ना, अगर B1 है तो वो AN1 N1 आप पता नहीं कौन सा आपने डिसाइड किया है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, लेकिन उसके बाद आपने N2 जो है वो चूज करना है जो कि N1 से बड़ा होगा। यानी कि जब आपने B2 लेना है तो वो AN2 होगा। याद रहे अब N2 N1 से बड़ा है। ठीक है, इसको एक और अंदाज से भी आप देख सकते हैं कि जी असल में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो सिलेक्शन है, असल में तो ये जो NK है जी वो ग्रेटर देन K है, इक्वल भी हो सकता है कभी आप, ये असल में डेफिनेशन है। NK जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू K है, क्योंकि आप देखिए ना जी, आप असल में क्या करते हैं कि जब आपने BN बनाना है, BK बनाना है, तो बेसिकली वो A ऑफ F ऑफ K बनाना है। और F क्या है? फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और इंक्रीजिंग है फंक्शन जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है? F जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लाइक इसको आप यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप Fn ले लें जी n क्यूब, आप देखें, और B1 बनाएं, B1 होगा A F of 1, and what is F of 1? 1 is equal to 1. This is A1. अब B2 बनाइए, सेकेंड टर्म ऑफ द सब सीक्वेंस B2 AF2, AF2. What is F2? This is to 8, A8। यही हम कह रहे थे कि N1 1 हो गया, N2 8 हो गया, यानी कि ये NK है, दिस इज योर N2। रिमेंबर N1 1 है और N2 क्या है? 8। इस तरह से जब सीक्वेंस की थर्ड टर्म लेंगे सब सीक्वेंस की, B3 वो AF3 होगा। What is AF3 from this definition? F3 27. So A27, इसका मतलब क्या होगा? N3 क्या है? वो 27 है। Look, तो हमने क्या बनाया? N1 1 है, N2 आपने चूज किया,
8 और N3 चूज किया 27, यानी कि हम जो कह रहे हैं कि N1 लेस देन N2 है और लेस देन N3 है लेस देन सो ऑन। एक तो ये बात हमने जस्टिफाई कर दी, और दूसरा वो जो मैं बात कर रहा था, पहली आपने जो बी फर्स्ट टर्म चूज किया है ए वाले सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, यानी कि ए वाले की पहली आपने सब सीक्वेंस के लिए सेलेक्ट कर ली, और फिर जो सेकंड टर्म सब सीक्वेंस की है वो फर्स्ट टर्म की 8th टर्म, फर्स्ट सीक्वेंस की 8th टर्म सेलेक्ट की, राइट, ये है सेकंड। और B3 जो थर्ड टर्म आपने चूज की सब सीक्वेंस के लिए, वो जो एक्चुअल सीक्वेंस है उसकी 27th टर्म आपने चूज की। तो दो रिमार्क, यानी कि N1 लेस देन N2 लेस देन N3, एक तो ये रिमार्क बड़ा क्लियर है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि जो NK जो है ये दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन। टू रिमार्क आर वेरी मच क्लियर टू हैव अ सब सीक्वेंस, यानी कि जब सब सीक्वेंस की बात करेंगे तो इन दो बातों का आप ख्याल करेंगे, क्या कि आप जो टर्म्स उठा रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग टू सम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन उठा रहे हैं, ऐसे एट रैंडम आप नहीं उठा रहे। यानी कि अगर आपने B3 27 ले ली है तो आप B4 जो है A25 नहीं ले सकते, B4 जो है A25 नहीं ले सकते, वो इससे आगे लेनी पड़ेगी या फिर इस फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा जो आपने डिसाइड कर लिया कि इस अंदाज से हम जो है टर्म्स को चूज करेंगे, राइट। तो टू थिंग्स आर वेरी मच ऑब्वियस कि ये जो NK है यानी कि BK, राइट, तो BK के लिए NK बनेगा, आप इसको यूं भी कह सकते हैं बेसिकली BK हमारा जो बना है बेसिकली BK जो है बेसिकली ANK है, ANK, यू नो ANK, और NK जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू K है एक्चुअल AK के लिए। एक्चुअल AK के लिए देखें, अगर एक्चुअल सीक्वेंस AK है तो हमारा जो BK सीक्वेंस है बेसिकली ANK है, यानी कि B1 इज AN1, B2 AN2, B3 AN3। अब N2 2 से बड़ा है, मतलब ये कि यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि N1 ग्रेटर देन 1 है, N2 ग्रेटर देन 2 है, इस 2 से इसका अगर कॉम्पिटिशन कराएं, NK का इस K से आप देख रहे हैं तो NK K के लिहाज से, सो N2 यू नो N2 क्या था हमारा 8 आया था, यानी कि सेकंड नंबर पे N2 वैल्यू नेट 8 बनेगी, और थर्ड नंबर पे जो वैल्यू नेट N3 जो है वो 27 बनेगी। इसका मतलब N3 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, एंड सो ऑन NK जो है वो ग्रेटर देन K है, तो आप ग्रेटर आर इक्वल टू भी लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसने अल्टीमेटली इसने बढ़ते जाना है, ठीक है। तो पहले में चलो हमने 1 के लिए चांस ले लिया, इक्वल टू आ गया तो मेरा ख्याल उसने आगे जाना है, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इसका मतलब जो BK है, आप BK को भूलिए, आप BK को भूल जाए, तो AK अगर कोई सीक्वेंस है तो इसका AN अगर सीक्वेंस है तो ANK जो है वो इसका सब सीक्वेंस होगा, और विद द अंडरस्टैंडिंग दैट कि NK ग्रेटर देन K होगा, ग्रेटर इक्वल टू K होगा। अब ये हमारी डेफिनेशन होगी कि सब सीक्वेंस जो है हमारा जो है ऐसे ही नहीं है, सबसेट की तरह नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सीक्वेंस को लिस्ट करेंगे तो फिर एक टर्म सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे आगे से टर्म सेलेक्ट करेंगे, फिर उससे आगे से एंड सो फोर्थ, यानी कि हम जो टर्म की सिलेक्शन कर रहे हैं सब सीक्वेंस के लिए, दैट इज़ फॉलोड बाय एन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको आप इस तरह से भी ज़रा देख सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस, तो अगर इसको आपने A1 ले लिया, इसको B1 ले लिया, वैसे तो ये A फर्स्ट टर्म है, A सेकंड टर्म है, लेकिन आप इसको B1 टर्म ले लिया, B1 टर्म इस सब सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, दिस इज B2 ये सब सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, फिर इसको B3 नहीं ले सकते, इसको आप B3 लें, ये नहीं हो सकता, ये गलत। B2 के बाद B3 आगे से आपने सेलेक्ट करनी है,
this could be B3, this could be B4 and so forth। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब सीक्वेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि आप क्या करेंगे कि an कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम n टू n जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और आप एक सीक्वेंस b के जो डिफाइन करेंगे वो a ऑफ fn होगा। और fn ऑफ कोर्स यहाँ पे जो fn है वो nk आप डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब b जो है वो a nk हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो b के सीक्वेंस है बेसिकली a nk, तो a nk बेसिकली सब सीक्वेंस है a के सीक्वेंस का विद द अंडरस्टैंडिंग दैट n k ग्रेटर देन इक्वल टू k। यस, अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि सब सीक्वेंस आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि सब सीक्वेंस क्या है। एक सीक्वेंस लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी वो फंक्शन फर्ज करें fn nk है, तो आप b को afn ले लेते हैं, राइट, और afn जो है वो आपका ank हो जाता है। अब b1 जो है an1, b2 an2 एंड सो फोर्थ, फिर n1 इज लेसर देन n2 विच इज लेसर देन n3 एंड सो ऑन, जो हमने स्टार्ट में ये बात की थी। तो इस डेफिनेशन को इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सब सीक्वेंस क्या है। अब चलिए सब सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, व्हाट आर दोज रिजल्ट्स। तो अच्छा, अच्छा जी, सबसे पहला रिजल्ट जो है, अगर आपको एग्जांपल भी डिस्कस करना चाहें तो आप एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चले हम क्या करते हैं जी, an जो है वो सीक्वेंस 1 over n ले लेते हैं, और fn जो है वो n स्केयर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो b1 होगी बेसिकली an1 होगी, यानी कि इसको आप nk कह रहे हैं, nk इज इक्वल टू n स्केयर। तो इसका मतलब n1 जो है 1 ही रहेगा, तो a1 ही रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा। और जो b2 है वो an2, व्हाट इज n2? दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज a2 स्क्वायर, दिस इज a4, एंड व्हाट इज a4? 1/4, दिस इज 1/4, right? And b3 is an3, and n3, what is n3? जब 3 डालेंगे इसमें तो आप इसको k कहने चले आपकी आसानी के लिए, ताकि डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि nk को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसको k कह सकते हैं। तो n3 इज f3 यानी कि 3 स्क्वायर, राइट। तो क्या बनेगा? दिस इज a9, व्हाट इज a9? 1/9 and so on and so forth. The subsequence is क्या बनेगा? 1/4, 1/9, 1/16 and so on, ये बनेगा सब सीक्वेंस, ये इसका सब सीक्वेंस बनेगा। और देखें इसके अंदर एक वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला फैशन मौजूद है। टर्म्स तो इसी सीक्वेंस की है, ये टर्म जो है इस सीक्वेंस से बाहर के नहीं है, जो कि सब सीक्वेंस का है तो इसी का सब सीक्वेंस है, टर्म उसी से है। लेकिन किस तरह से उनकी जो सिलेक्शन है सब सीक्वेंस के लिए, जो टर्म की सिलेक्शन है वो करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। चलिए अब ये आइडिया आपको क्लियर हो गया, अब हम थ्योरम की बात करते हैं। अच्छा, पहला रिजल्ट ये है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एवरी
subsequence of a convergent is convergent theorem। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट एंड कन्वर्जिंग टू L where L is equal to limit of n tends to infinity an। यानी कि जो आपका जो एवरी सबसीक्वेंस कन्वर्जन सीक्वेंस an कर लेते हैं। तो हमने ये कहना है जी कि जो an जो सीक्वेंस है जो उसकी सब सीक्वेंस होगी उसकी लिमिट भी वही होगी जो an की से, मतलब आप ये समझ लें कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। भाई ये बड़ी सिंपल है। अगर सीक्वेंस चलते चलते ये कन्वर्ज कर गया, कॉमन सेंस है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है तो अब जो हर सब सीक्वेंस होगी जहाँ जैसे मर्जी सेलेक्ट करें अल्टीमेटली उसने इधर कोई आना है। मतलब ऐसे सेलेक्ट कर लें, ये पहली सिलेक्शन, ये दूसरी, ये चौथी, फिर अल्टीमेटली वो इसी लाइन में आ जाएगा। तो ये सिलेक्शन है ना, सब सीक्वेंस क्या है, बेसिकली उसकी टर्म की सिलेक्शन है। मतलब उसकी जजमेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन डिफरेंट एरा। आप फर्स्ट यहाँ जज किया, यहाँ किया, करते करते जब एंड पे टेल पे जाएंगे तो अगेन आप उसी टेल में चले जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सीक्वेंस है उस टेल में चला गया हुआ है, उस लाइन में आ गया, उसकी कन्वर्जेंस हो गई है। तो इसका मतलब हर सब सीक्वेंस जो है एक स्टडी है, उसकी टर्म की सिलेक्शन है। जब सिलेक्शन को आगे बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी सिलेक्शन जो है उस कन्वर्जेंस तक पहुंच जाएगी। लिहाजा ये आइडिया बहुत क्लियर है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। राइट जी, क्योंकि उधर ही जाना ना। तो आप ये देखिए, इसका प्रूफ बड़ा आसान है। लेट प्रूफ let an be a convergent sequence with limit n tends to infinity an is equal to L। हमने सपोज कर लिया कि n कन्वर्जेंट है और वो L को कन्वर्ज करता है। राइट now if Bn which is equal to Ank, Bnk Ank ही आप कह सकते हैं, इसको यही लिख लिया करें, Ank ही लिख लें। is any subsequence of an, तो आपने वो डेफिनेशन लगानी है। then it is clear that Ank minus L mod of course is less than epsilon for Nk जो है वो greater than equal to K है which is greater than N सम K स्टार। अच्छा ये कैसे आ गया? आप ये देखिए, हमने ये लिखा नहीं है तो आप बेहतर था आप पहले लिख लेते। ये आप इससे पहले अगर लिख लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था कि सिंस लिमिट n tends to infinity an is equal to L, so for epsilon positive there exists a natural number
K star such that AK minus L mod is less than epsilon when K greater than equal to K star. ये हमने ए के कन्वर्जेंट की बात की, बेशक यहाँ भी ए के कर लें, ए के भी अगर सीक्वेंस के टेंस टू इन्फिनिटी ए के एल है, चूंकि आपको दिया गया कि ए के कन्वर्जेंट है, अगर ए के सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर हमने उसकी डेफिनेशन निकाल दी। देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज के स्टार सच दैट ए के माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू के स्टार। नाउ यू नो, नाउ ए एन के माइनस एल हम इसको भी लेस देन एप्सिलॉन करना चाहते हैं, तो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज़ एन के इज ग्रेटर देन के एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू के स्टार। और जैसे ही कोई नंबर के स्टार से बड़ा होगा उसके कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू होगी वो इस फैशन को फॉलो करेगी, या इसको भी यूं भी लिख सकते थे आप। नाउ इसको नंबर 1 कह दें। सो नाउ you note that nk is greater than equal to k, which is greater than k star. Thus, if nk greater than k star, then by 1, अब ये 1 कहता है कि जैसे ही कोई नंबर के स्टार से बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसका एल से डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो देन बाय 1 a n k minus l mod is less than epsilon whenever n k is greater than k star, or limit k tends to infinity a n k is equal to l. Hence this shows that a and k the subsequence is convergent and converging to the same limit, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है और सेम लिमिट को कन्वर्ज करता है। अच्छा जी, अभी एक प्रॉपर्टी है, ये यूरिशन प्रॉपर्टी है, बड़ी सिंपल है। वो कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, देन इट्स एवरी सीक्वेंस हैज ए एंड देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो ये बात बड़ी क्लियर होगी, यानी कि आप ये कहें कि अगर हर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस और सिंपली हर सब सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो फिर एक्चुअल सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। तो वो कहता है जी कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरी सब सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, राइट। तो ये ऐसे ही है, अगर हर सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो एक है तो फिर वो आप एक्चुअल को एक से रिलेट करके उसको लेस देन एप्सिलॉन कर दें, और पहला पार्ट जो है अगर सीक्वेंस खुद से कन्वर्जेंट है तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है ए एन के भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, वो भी कन्वर्जेंट था। तो ये बहुत सिंपल रिजल्ट्स हैं, आम किताबों में मौजूद है। तो ये यूरिशन प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी इज इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ its every subsequence has a convergent subsequence. Its every subsequence has a convergent subsequence. इसका मतलब है कि वो जो convergent subsequence है वो भी एक subsequence है, उसके पास फिर एक convergent subsequence है। तो आप कह सकते हैं कि if a subsequence of a subsequence of a subsequence has a convergent subsequence if and only if the sequence is convergent, तो इसको जितना मर्जी बढ़ा लें, कहीं ऐसे भी लिखते हैं emphasize करने के लिए। The simple is that a sequence is convergent if and only if each of its subsequence has a convergent subsequence, right जी। चलिए आगे चलते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। तो आगे देखें क्या है जी, हमारे पास एक रिजल्ट है जो कि ये यूरिशन प्रॉपर्टी आ गई। द सीक्वेंस एक्स के कन्वर्जेस टू एक्स इफ एंड ओनली एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एक्स के हैज़ अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू एक्स इटसेल्फ, यानी कि कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू एल एज वेल, उसी लिमिट को कन्वर्ज करें। ओके जी, नेक्स्ट आइडिया इज द ये है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है, अगर उसके दो सब सीक्वेंसेस जो हैं सेम लिमिट को कन्वर्ज करें तो फिर वो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट होगी। ये भी देखिए, ये रिजल्ट क्या है? इट्स वेरी सिंपल।
that x can be a real sequence if both subsequences x2k and x2k minus 1 preposition है, if both subsequences x2k and xk2k of a subsequence of a sequence xk converges to L, converges to same limit, say x, then limit n tends to infinity, k tends to infinity, xk is equal to x as well. इसका मतलब ये देखिए कि ये इफ देन है, इफ देन है। तो हम ये कह रहे हैं कोई अगर कोई दो सब सीक्वेंसेस जो हैं वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, राइट। और इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसे दो सब सीक्वेंसेस ढूंढ लेते हैं जो कि सेम लिमिट को कन्वर्ज नहीं करते तो इसका मतलब एक्चुअल सीक्वेंस जो है वो लाजमी डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये यूरेशियन प्रॉपर्टी से हो गया। यूरेशियन प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट होगी। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी का हमें ये फ़ायदा हो गया कि अगर आप कोई भी दो सब सीक्वेंसेस ढूंढ लेते हैं जो कि डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज करते हैं, इसका मतलब जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर वो कन्वर्जेंट होता तो उसकी हर सब सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट होगी और एक ही सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ अ सीक्वेंस हैज़ टू सब सीक्वेंसेस, both are convergent and converging to different limits, then the actual sequence is in fact divergent. Like अगर -1 पावर n की जो सीक्वेंस थी इसके अंदर दो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, एक -1 वाली सीक्वेंस, एक 1 1 वाली सीक्वेंस। तो यहाँ ये आर्गू कर सकते हैं कि देखिए इसकी दो सीक्वेंसेस, इवन टर्म वाली सीक्वेंस 1 1 को कन्वर्ज करती है, जो आड टर्म वाली सीक्वेंस है वो -1 को कन्वर्ज करती है। सिंस दिस सीक्वेंस हैज़ टू सब सीक्वेंसेस, both are convergent and converging to different limits, that's why the actual sequence is divergent. तो इस रास्ते से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए हम इसको प्रूव करते हैं जी कैसे, कि दोनों जो हैं वो now we are given for epsilon positive there exists natural number n1 k1 star and k2 star belong to capital N such that क्या था जी, a2k minus L mod is less than epsilon if k is greater than k1 star, 2k टाइप जितने नंबर है वो ग्रेटर देन k1 स्टार हो जाए, राइट। इस तरह से a2k minus 1 minus L mod is less than epsilon if 2k minus 1 जो है वो ग्रेटर देन k2 स्टार। तो चूज कर लें, चूज k स्टार इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ k1 star, k2 star, then by 1 and 2 we get ak minus L mod less than epsilon whenever k greater than k star. Look, इसका मतलब ये हुआ कि बात का कोई ऐसा सीक्वेंस हो सकता है कि जिसकी कन्वर्जेंस को रिटेन करना या उसकी कन्वर्जेंस को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो आप क्या करें, उसकी एक इवन टर्म की सीक्वेंस बनाइए, एक 2k की सीक्वेंस बनाइए, एक 2k -1 की,
अगर ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी एल को कन्वर्ज करता है, ये भी एल को, तो यू सी हम अगर के स्टार ले लेते हैं तो फिर यहाँ 2k माइनस वन या 2k को उड़ा भी दें, यहाँ कुछ भी लिख लें के, और चूंकि के स्टार जो है वो ग्रेटर देन इन दोनों से बड़ा लिया है, तो इससे जो बड़ा नंबर होगा या इवन होगा या ऑड होगा, अगर इवन होगा तो इसकी वजह से लेस देन एप्सिलॉन होगा, एल के साथ डिस्टेंस बनाएगा। अगर ये नंबर बड़ा होगा, के स्टार से बड़ा ऑड नंबर होगा, तो इसकी वजह से वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो जनरली वी कैन राइट दैट ए के माइनस एल। अब हमें इससे गर्ज नहीं है, वो के स्टार से चूँकि बड़ा है, अब वो इवन हो या ऑड हो, वी आर नॉट कंसर्न बिकॉज बोथ आर गिविंग दैट the difference of that number, whether it is corresponding to even number or corresponding to odd number, the difference of the term of the इस टर्म की जो डिफरेंस है वो जो इवन के corresponding या odd के एल के साथ डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। सो दैट्स व्हाई जनरली यू कैन से दैट ए के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर के ग्रेटर देन के स्टार। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसकी कन्वर्जेंस के बारे में आइडिया नहीं हो रहा, तो आप उसकी दो सब सीक्वेंसेस बनाइए, एक इवन टर्म की सीक्वेंस बनाइए और एक ऑड टर्म की सीक्वेंस बनाइए। अगर दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट, तो आप कहेंगे कि हमारी जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। एंड कन्वर्सली यूनिशियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट होगी। इसका मतलब इफ़ यू कैन फाइंड two subsequences having different limits, then of course the actual sequence is divergent, फिर वो divergent होगा। इसका मतलब क्या है कि एक divergent sequence के पास convergent subsequences हो सकते हैं। हमने इसकी बात की, एक divergent sequence के पास convergent subsequences हो सकते हैं और वो different limits को converge कर सकते हैं। However, जो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास कोई डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं हो सकता और उसके जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं वो सेम लिमिट को और उसी लिमिट को कन्वर्ज करेंगे जिसको एक्चुअल सीक्वेंस कन्वर्ज करता था। राइट, तो देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है, थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट। अगर कोई दो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं और कन्वर्जिंग टू द डिफरेंट लिमिट्स, देन एक्चुअल सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। गॉट इट? अब चलिए आगे। इसकी एग्जांपल देखिए कि इसकी एग्जांपल ये देखिए, अगर -1 पावर n ले लें, ए के ले लें -1 पावर k, और इसकी जब a2k की सीक्वेंस बनाएंगे तो वो 1 ही आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और इसकी a2k -1 की सीक्वेंस बनाएंगे तो वो क्या आएगी? वो -1 आएगी, क्योंकि जब a2k लगाएंगे, a2 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, a4 लगाएंगे 1 आ जाएगा, और फिर इधर a1 लगाएंगे -1 तो these are the two subsequences, both are converging and converging to different limits. So this implies limit of k tends to infinity, a2k is 1, and this implies limit of k tends to infinity, a2k -1 is equal to -1. Now since limit of k tends to infinity, a2k is not equal to limit of k tends to infinity, a2k -1, hence ak, that is -1 power k, is डाइवर्जेंट। लीजिए एक आइडिया हो गया कि अगर आप किसी सीक्वेंस की दो सब सीक्वेंसेस ढूंढ लेते हैं जो कि डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज करती हैं, तो सीक्वेंस जो है एक्चुअल सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगा, और अगर कोई एक्चुअल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर दो सीक्वेंसेस की सेम लिमिट होगी और उसकी हर सब सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट होगा। राइट, तो ये आइडिया हमारा क्लियर हो गया। आगे हमारा है नेक्स्ट आइडिया इज मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। नेक्स्ट आइडिया इज मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। वो क्या कहता है?
उसकी हम स्टेटमेंट ज़रा फॉलो कर लेते हैं जी। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम, ये कहता है कि एवरी monotone, every sequence has a monotone, every sequence has a monotone subsequence। बहुत सिंपल है जी। आप क्या करें, आप एक सीक्वेंस लें, अब उसके अंदर से आपने सीक्वेंसेस की टर्म इस तरह से चूज करनी है, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, कि जो फर्स्ट टर्म लें और फिर अगली टर्म जो है उसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म से छोटी हो जाए, फिर आगे एक वैल्यू चूज करें उसकी वैल्यू पिछली से छोटी हो जाए, एंड सो फोर्थ। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, ये जो सॉरी सीक्वेंस जैसा भी दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। तो आपके पास जो नया सीक्वेंस आएगी वो क्या होगी, वो होगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो सब सीक्वेंस आएगी। इस तरह से आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं कि सब पहले जो है आप सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम चूज कर ले पूरे सीक्वेंस का मिनिमम, फिर कुछ टर्म छोड़ के फिर जो बाकी सीक्वेंस बचेगा उसका मिनिमम चूज कर लें। ज़रा इस बात है, पहले सबका मिनिमम है वो छोटा होगा, फिर उसके बाद कुछ टर्म छोड़ के आप मिनिमम ले रहे हैं, ठीक है, चांस है कि उससे बड़ा हो जाए। फिर आगे जो है कुछ टर्म छोड़ के फिर मिनिमम ले लें, चांस है वो उससे बड़ा हो जाए, क्योंकि ये पूरे सीक्वेंस का तो नहीं है। तो जो मिन से जो सीक्वेंस लेंगे वो हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। इस तरह से पहले आप क्या करें, पूरे सीक्वेंसेस का मैक्स ले लें, उसको एक सेट में रखिए और उसका मैक्स ले लें, फिर आप कुछ टर्म को छोड़ दें, मैक्स जो है उसका एक नंबर कह दिया, वो पूरे सीक्वेंस का मैक्स है। फिर कुछ टर्म छोड़ने के बाद फिर एक सेट बनाइए, उसका एक मैक्स लीजिए, वो एक दूसरी टर्म है। तो पहला मैक्स जो है वो बड़ा होगा क्योंकि पूरे सीक्वेंस का मैक्स है, अगला मैक्स उससे छोटा होगा। तो ये फिर कुछ टर्म छोड़ दीजिए, पहले n1 टर्म छोड़िए उसका मैक्स लीजिए, फिर n2 टर्म छोड़ दीजिए उसका मैक्स लीजिए। तो इस तरह से मैक्स 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 से जो नई सीक्वेंस आएगी, जो सब सीक्वेंस होगी वो क्या होगी। तो एक तो आप कुछ टर्म छोड़ छोड़ के आगे आगे चल रहे हैं, लिहाजा सब सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मैक्स मैक्स से जो सीक्वेंस बनाएंगे, पहले पूरे सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू, फिर कुछ टर्म छोड़ दीजिए, फिर आगे जो n1 टर्म छोड़ दी, बाकी जो टर्म है उसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए। तो ऑफ कोर्स ये जो नई मैक्सिमम वैल्यू आएगी पहले वाले से छोटी होगी। फिर n2 टर्म छोड़ दीजिए, फिर जो नया जो सेट ऑफ वैल्यूज आएगी उसके अंदर से मैक्सिमम लीजिए, ये आपकी थर्ड टर्म होगी सब सीक्वेंस के लिए। तो इस तरह से जो सब सीक्वेंस बनेगा वो पहला, फिर छोटा छोटा छोटा, ये हमेशा डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप सबसे पहले पूरे सीक्वेंस का मिनिमम ले लीजिए, फिर क्या करें, कुछ टर्म छोड़ दीजिए, n1 टर्म छोड़ने के बाद बाकी जो सीक्वेंस बनी है उसका दोबारा मिनिमम लीजिए। ऑफ कोर्स पहले वाला सबसे छोटा मिनिमम होगा, दूसरा उससे बड़ा होने के चांस है। और फिर n2 टर्म छोड़ दीजिए, फिर जो बाकी बचेगा उसकी फिर आप मिनिमम लीजिए। तो ये जो तीसरा मिनिमम आएगा पहले दो से भी बड़ा होगा, एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से जो सब सीक्वेंस बनेगी ये हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया, प्रूफ लिखना भी ऐसे ही है कि चूज फर्स्ट टर्म एज द मैक्सिमम ऑफ द एंटायर सीक्वेंस, देन वी लीव n1 terms and we get the maximum of the remaining terms, then we leave n2 terms, n1 plus n2 term, and we get the maximum of the remaining terms, and so on and so forth. In such a way you always get a sequence which will be decreasing. But if you are choosing the minimum of in the same fashion, then of course you are getting a new subsequence which will be the increasing sequence, right? तो इसका मतलब है you can always choose such a terms in such a way that the resultant subsequence is increasing, and also you can always choose terms from a sequence to get a subsequence in such a way that the resultant sequence is a decreasing sequence, and as well you can choose increasing sequence, right? So we have proved the theorem in the same story. Similarly you can write कि क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस है तो उसके पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस लाजमी होती है। एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स
हैज़ अ मोनोटोन सबसीक्वेंस, हैज़ अ मोनोटोन सबसीक्वेंस। अब आइए एक थ्योरम है जो कि बड़ा मशहूर थ्योरम है, बोल्ज़ानो-वीस्टर्स थ्योरम, नाम इसका क्लियर है, बोल्ज़ानो-वीस्टर्स थ्योरम। ये कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ बाउंडेड सीक्वेंस नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट, अ बाउंडेड सीक्वेंस of reals has a convergent subsequence। अच्छा जी, इसका प्रूफ आप खुद लिख लीजिएगा, मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, चूंकि सीक्वेंस बाउंडेड है और उसका हर सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट since sequence is bounded, let AK be a bounded sequence, and since it is a bounded sequence, so its every subsequence must be a bounded subsequence, वो भी bounded होगा क्योंकि उसी की टर्म है ना, उसी की कुछ टर्म है, खास अंदाज से ले रहे हैं, टर्म तो उसी सीक्वेंस की, तो वो भी बाउंडेड होगी। और दूसरी बात, and we know that every sequence has a monotone subsequence, so this bounded sequence also has a monotone subsequence, and that monotone subsequence must be bounded as well because the actual sequence is bounded। दो बातें, पहली बात आपने ये करनी है कि we know that by monotone bounded convergence theorem, by monotone subsequence theorem, by monotone subsequence theorem, we know that every sequence has a monotone subsequence, so this particular sequence must has a monotone subsequence। One thing is clear, monotone subsequence आ गया। Secondly, you know that if a sequence is bounded, then its every subsequence is bounded, so you must have a monotone bounded subsequence। Then my monotone bounded convergence theorem, जो कि हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था, एक दो लेक्चर पीछे जाइए, तो उसमें हमने कहा कि वो सीक्वेंस, वो किस किस्म के सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं जो कि कन्वर्जेंट हो गए, तो वो मोनोटोन थे। और हमने कहा था कि आप मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, बल्कि हमने ये कहा था कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, तो वो अपने सूप को कन्वर्ज करेगा, और मोनोटोन डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो वो अपने इन्फ को कन्वर्ज करेगा। अब जो आपने सब सीक्वेंस बनाया है, being a subsequence of bounded sequence, it is bounded as well as it is monotone because you have chosen a monotone subsequence, as you know that every sequence has a monotone subsequence, and you have chosen that monotone subsequence, and it will be bounded as well, and now your sequence is monotone and bounded, and we know that a monotone bounded subsequence is always convergent। Hence, by monotone convergence theorem, monotone bounded convergence theorem, this particular subsequence is convergent। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल सीक्वेंस की बात नहीं करनी, वो एक्चुअल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है नहीं है, बस उसकी बाउंडेडनेस होनी ज़रूरी है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आपने जो सब सीक्वेंस चूज़ किया था वो मोनोटोन चूज़ किया था और वो बाउंडेड हो गया चूँकि एक्चुअल बाउंडेड है। अब चूँकि जो आपका चूज़ किया है वो मोनोटोन भी है, बाउंडेड भी है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट होगा। दैट्स वाई यू हैव अ थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है जी, आप इसको देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट मी, राइट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।